नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में लगातार चौथे दिन कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए। 366 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। अब तक 80 मरीज पॉजिटिव। ₹4,000 करोड़ रुपए से देश में गंगा किनारे की जाएगी हर्बल खेती। कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड को भी मिली मंजूरी। किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। अनाज, प्याज और आलू सहित कई कृषि उत्पादों के स्टॉक की अब नहीं होगी कोई लिमिट। और विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 पर खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के आज 2 और नए मामले सामने आए हैं। शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आज देहरादून जिले में 29 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पौड़ी जिले में भी एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जांच के लिए भेजे गए सैंपलों में से 366 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। आज जांच के लिए 495 सैंपल और भेजे गए। राज्य में अब तक कोरोना के 80 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें से 50 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने तीसरे दिन 20 लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे भाग की जानकारी दी। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए रियायतों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए हर्बल खेती योजना के लिए मंजूर किए हैं। इसके तहत गंगा किनारे हर्बल खेती की जाएगी और उससे दवाइयां बनाई जाएंगी। हर्बल कल्टीवेशन की प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी। और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी जा रही है। इससे भंडारण क्षमता और मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी। इसका लाभ कृषि सहकारी सोसाइटी और कृषि उत्पादक संगठनों को भी मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं। ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फायदे के लिए 10,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना बनाई गई है। इस योजना का लक्ष्य स्थानीय प्रोसेस्ड फूड को विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा। ये पीएम के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से जुड़ा है। इसमें क्लस्टर आधारित अप्रोच अपनाया जाएगा। इसमें महिलाओं और SC/ST वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। समुद्री और अंतर्देशीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के फंड को भी मंजूरी मिली। इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश भर में 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लाई जाएगी। ये योजना 13,343 करोड़ की होगी। इससे जानवरों को मुंह पका और खुरपका रोग से मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ेगी और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के लिए विकास फंड बनाया गया है। इसके लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके। इससे निर्यात के भी अवसर मिलेंगे। देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम। और गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। पशुपालन में भी देश के किसान पीछे नहीं रहे, लेकिन आधारभूत ढांचा वहाँ पर भी सुधरे। 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा। इसमें अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को डीरेगुलेट करते हुए इन वस्तुओं के लिए अब कोई स्टॉक की लिमिट नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इन्हें रेगुलेट किया जाएगा। तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अवनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही है। वहीं आयुष मंत्रालय ने भी कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए आयुर्वेदिक उत्पादों को कारगर बताया है। आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज में एक उछाल देखने को मिल रहा है। हरिद्वार स्थित औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में दवा सहित आयुर्वेदिक उत्पादों का कई कंपनियां निर्माण कर रही हैं। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मन बना लिया है। हरिद्वार जिले में लगभग 170 आयुर्वेदिक फार्मेसी कंपनियां संचालित हो रही हैं। वोकल फॉर लोकल बनाने की मुहिम को एक अवसर के रूप में देख रही हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में आयुर्वेदिक दवा और काढ़ा को आयुष मंत्रालय पहले ही अपनी मान्यता दे चुका है। इससे इन कंपनियों के हौसले बुलंद हैं। कंपनियां अब सैनिटाइजर, हर्बल मास्क सहित कई ऐसी वस्तुओं का निर्माण करने और संक्रमण के इलाज में सहायक दवाओं की खोज करने में जुट गई हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर GS जंगपांगी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कई कंपनियों ने नई दवाइयां बनाने के लिए लाइसेंस का आवेदन किया है। यहाँ पर अभी लगभग जो है 170 के लगभग जो है आयुर्वेदिक फार्मेसियां काम कर रही है।
वहीं पतंजलि योगपीठ के प्रमुख बाबा रामदेव ने दूरदर्शन से बातचीत करते हुए बताया, आयुर्वेद में हजारों सालों से जीवन की रक्षा के लिए संजीवनी मानी जाने वाली दवाओं का निर्माण किया जाता रहा है। पतंजलि योगपीठ में भी बड़े पैमाने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयां बनाई जा रही हैं। पतंजलि ने अभी एक प्रिवेंशन जो है किट तैयार किया है, जिसमें हम सब लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है अणु तेल नाक में डालिए। अणु तेल नहीं होता तो जो है सरसों का तेल कच्चे खाने का वो नाक में डाल लीजिए, उसी को खाइए। स्वासारी, इसके ऊपर हमने रिसर्च करा है, गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी। तो ये ऐसी औषधियाँ हैं, अश्वगंधा कैप्सूल, इससे और च्यवनप्राश साथ में खा लें, हर्बल जो है चाय है ये पी लें। तो इन चीज़ों से निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी। पतंजलि योगपीठ में आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर जड़ी बूटियों पर शोध और अनुसंधान चल रहे हैं। यहाँ करीब 500 वैज्ञानिक विभिन्न रोगों के उपचार के लिए लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। पहले खुद ही चेक करते हैं कि कहीं ये खराब तो नहीं, पता चल जाता है सर कि जैसे सपोज कोई हर्ब्स आई तो उसके कौन कौन से टेस्ट करने हैं, या कैसे हमें पता चलेगा कि मतलब ये जो हर्ब्स आई ये प्योर है या कोई ख़राब तो नहीं है। तो हम उसके जैसे जैसे टेस्ट होते हैं एज पर एपीआई हम वो परफॉर्म करते हैं। अगर टेस्ट एपीआई के अकॉर्डिंग हुआ या फिर उसकी एपीआई की जो पैरामीटर्स उसको फुलफिल कर रहे हो तो हम उसे अप्रूव कर देते हैं, यानी कि अप्रूव्ड हम उसको मतलब ओके कर देते हैं अपनी तरफ। हरिद्वार की ही हंस हर्बल कंपनी के महाप्रबंधक नवीन चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री और आयुष मंत्रालय द्वारा जब से योग और आयुर्वेद अपनाने की सलाह दी गई थी, तब से आयुर्वेद की दवाइयों की मांग में भारी बढ़ोतरी हुई है। हमारा आयुर्वेद है ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा शोध किया हुआ है और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत ही सारे दवाइयाँ हैं, बहुत सारे साधन हैं। हमारा जो ये एक तुलसी ड्रॉप है ये पी के वो नॉर्मल हो गए, निगेटिव हो। इसके अलावा हमारे पास अश्वगंधादि लेहम है, ये भी बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी के लिए है और इसको लेने से इम्यूनिटी बूस्टअप होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के इस दौर में एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को काफी राहत मिलने जा रही है। उद्यमियों का मानना है कि सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से बगैर गारंटी के ऋण की सुविधा देने के साथ ही उनके ऋण की लिमिट को बढ़ाने के प्रस्ताव से उन्हें उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं भविष्य में निधि में सहयोग की सरकारी घोषणा का उद्यमियों ने स्वागत किया है। उधम सिंह नगर में कुमाऊं चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक बंसल ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग के उद्योगों को छूट प्रदान करके उन्हें मंदी से उबारने में मदद की है। सरकार के द्वारा जो एमएसएमई उद्योगों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए गारंटी मुक्त कर्ज की जो घोषणा की गई है, उससे यहाँ के उद्योगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी देने को नहीं है और वर्तमान समय में उसको धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार इन्होंने पीएफ के लिए जो पहले 3 महीने सरकार के द्वारा जमा कराने की बात कही गई थी, अब उसको बढ़ाकर 6 महीने के लिए कर दिया गया है। वहीं ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र तुलसियान ने कहा कि केंद्र सरकार के बगैर गारंटी ऋण की लिमिट बढ़ाना बेहतर निर्णय है। इससे व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा एमएसएमई के लिए कल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा हुई है। उसमें एमएसएमई को दिए गए लाभ सराहनीय है। एमएसएमई की जो परिभाषा बदली गई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश 1 करोड़ एवं व्यवसाय 5 करोड़ रुपए, लघु उद्योग के लिए निवेश 10 करोड़ एवं व्यवसाय 50 करोड़ रुपए एवं मध्यम उद्योग के लिए निवेश 20 करोड़ एवं व्यवसाय 100 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि एमएसएमई की वर्षों से मांग रही थी। व्यापारी पवन मिगलानी ने बताया कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई में बदलाव करने का निर्णय लेकर छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद दी है। जितना हमारे उद्योग को, स्पेशली फार्मा सेक्टर में, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु उद्योग को जो भी प्रोत्साहन दिया है, मैं उसका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी भविष्य निधि में उसमें भी अपनी तरफ से बहुत सहयोग दिए हैं।
काफी रिलैक्सेशंस दी हैं, उसका भी हम इंडस्ट्री वाले सब स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। कोविड-19 के चलते निर्माण कार्यों के एकाएक बंद होने से व्यवस्थाएं कुछ समय के लिए चरमरा गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन में ढील देते हुए सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। कोटद्वार में अपने राज्यों को लौटने वालों की एक बड़ी संख्या है, मगर इसके बीच कुछ बाहर के ऐसे भी श्रमिक हैं जिन्हें अब धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया है, जिसके चलते उन्होंने अपने घर जाने का इरादा बदल दिया है। बिहार के किशनगंज निवासी मुजबीन हुसैन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते उन्हें काम नहीं मिल रहा था, मगर अब कुछ शर्तों का पालन करने पर काम की इजाजत मिली है। उनकी परेशानी दूर होने लग गई है। अब काम खुल गया है, आशा हो गया है कि काम करेंगे, खाएंगे। घर जाने का तो इच्छा नहीं है, अब काम खुल गया है, काम करेंगे। वहीं नगीना उत्तर प्रदेश के विजयपाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें भारी दिक्कतें हुई, लेकिन अब काम शुरू होने से वो खुश हैं और उन्होंने अपने घर जाने का इरादा भी बदल दिया है। काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन ये है कि अब काम खुल चुके हैं, अपना काम में लगे हुए हैं। अब ये है कि ठीक है, अपना पैसा दिलाने लग गया तो अपना ये है कि अब काम में लग चुके हैं। नहीं, जब कब काम होने लग गया तो घर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब तो यहीं पे है, जब अपना काम होने लगे तो काम करेंगे। उद्यान विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. मिश्रा ने बताया कि लॉकडाउन के चलते जिन लोगों ने ठेकों पर बाग और बगीचे लिए थे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उन्हें भी राहत मिली है। एक उद्यान माली ने बताया कि बाग और बगीचों में अब स्थिति बदल चुकी है। कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ठेका स्वामी कार्य कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों को रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम इस तरीके से लड़कों को ला रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपना काम करा रहे हैं। उनको रोजगार मिल रहा है, सारा लेबर काम कर रही है पीछे की साइड, ठीक है। तो जो हो रहा है हम वो कर रहे हैं, धीरे धीरे लेबर ला रहे हैं, क्या बोलते हैं, जिससे ये बिजली वाले यहीं के हैं, नीचे के लकड़ी पड़ाव के, ठीक है। नहीं, एक क्या बोलते हैं नजेवा से बुलाया है, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतना तार नहीं है, वो है, उनकी परमिशन ली हमने, तब वे लोग आए। उनकी सुबह से हम आने जाने में जाँच हो रही है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त के मेष लग्न में 4:30 पर विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद खोले गए। मंदिर खोलने की प्रक्रिया को बड़ी ही सादगी पूर्वक संपन्न किया गया और पहली पूजा के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। भगवान बद्रीनाथ और लक्ष्मी को मंदिर में स्थापित किया गया, वहीं कुबेर और उद्धव जी को गर्भगृह में भगवान के साथ विराजमान किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार चौथे दिन कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए। 366 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। अब तक 80 मरीज पॉजिटिव। ₹4,000 करोड़ रुपए से देश में गंगा किनारे की जाएगी हर्बल खेती। कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड को भी मिली मंजूरी। किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। अनाज, प्याज और आलू सहित कई कृषि उत्पादों के स्टॉक की अब नहीं होगी कोई लिमिट। और विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 पर खोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई पहली पूजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।